हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका भूगोल का चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि खनिज। देखिए, हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ऐसा यूज़ करते हैं जो कि जिनमें खनिजों का ही प्रयोग होता है। जैसे कि हम आभूषणों का यूज़ करते हैं, बर्तनों का यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे कृषि में उपकरण हैं या मशीनें हैं, पेट्रोलियम पदार्थ आदि सभी पदार्थ या कोई चीज़ सोने चांदी के बने हुए आभूषण होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जो हम चीज़ों का यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर किससे बनती हैं? खनिजों से बनती हैं। लोहा और कोयला, देखिए ये दोनों भी खनिज हैं जिनके बिना औद्योगिक प्रगति जो है संभव नहीं है। यानी कि लोहे के बिना लोहे और कोयले के बिना उद्योगों की प्रगति जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है। खनिजों का शक्ति के साधनों में भी महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, जैसे कि यातायात के साधन होते हैं, बस है, रेलगाड़ी, कारें, हवाई जहाज, या ये जितने भी वाहन बने हैं ये सब किससे बने हैं? खनिजों से बने हैं। यानी कि इनमें या तो लोहा लग रहा है, एल्यूमिनियम लग रहा है, इस तरह से। तो इन सब चीज़ों के लिए भी जो है खनिजों का प्रयोग किया जा रहा है। इवन हम भोजन जो करते हैं उसमें भी हम कुछ खनिजों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि सजावट का सामान है, या त्योहारों पर या धार्मिक अनुष्ठानों आदि में भी हम खनिजों का ही उपयोग करते हैं। अब इवन देखिए, अगर हम दंत मंजन को देखते हैं तो दंत मंजन में भी बहुत सारे खनिजों का यूज़ होता है। जैसे कि देखो, चूना पत्थर है, सिलिका है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, व विभिन्न फॉस्फेट खनिज जो है किसमें स्वच्छता में मदद करते हैं। और फ्लूराइड जो कि दांतों को गलने से रोकता है। फ्लूराइड नामक खनिज फ्लूराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है ये भी हमें। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब जहाँ पर हम हर दैनिक जीवन में हर चीज़ में हमारे जो है खनिजों का यूज़ हो रहा है। अब देखिए, जैसे कि ज़रा ध्यान सोचने की बात है कि देखिए, एक बल्ब जो हमें रोशनी देता है वो भी, उसमें भी क्या खनिज प्रयुक्त होता है? देखिए, एक बल्ब को बनाने में कांच का यूज़ होता है, टंगस्टन का यूज़ होता है, तांबे का भी यूज़ होता है, एल्युमिनियम का भी यूज़ होता है, और डोलोमाइट का भी यूज़ होता है। यानी कि हमारे जीवन में कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सब में खनिजों का ही यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि खनिज क्या है। देखिए, भूवैज्ञानिक जो हैं उनके अनुसार वो कहते हैं कि जो खनिज होते हैं वो प्रकृति में विद्यमान होते हैं और उनमें कुछ समरूप तत्व हैं जिसमें निश्चित आंतरिक संरचना होती है इनकी। और जैसे कि कठोर से कठोर जो खनिज माना जाता है वो हीरा माना जाता है, ठीक है। और नरम से नरम जो है वो चूने के रूप में भी पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो खनिज होते हैं वो हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। और चट्टानें, जितनी भी चट्टानें होती हैं उनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? खनिजों के द्वारा होता है। कुछ चट्टानें केवल एक ही खनिज से निर्मित होती हैं, और जबकि कुछ चट्टानों में एक से अधिक प्रकार के खनिज से निर्मित होती हैं। अब देखिए, अब तक जो है लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। खनिज जो है एक निश्चित तत्वों का एक सम्मिलित रूप है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि खनिज जो होते हैं उनमें एक निश्चित तत्वों का जो है समरूप होता है या सम्मिलित होते हैं। निश्चित तत्व जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, तब वो खनिज तैयार होता है। तो देखिए, इसमें जो खनिजों का निर्माण होता है, आपने देखा होगा कि जैसे तांबा है, लोहा है, या सोना है, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। देखिए, जैसे कलर में ही जाएँ तो कलर, सोने का रंग पीला होता है, कॉपर का थोड़ा सा लालपन पे होता है ना। तो इस तरीके से जितने भी खनिज हैं उनके रंग में फ़र्क होता है, चमक में फ़र्क होता है, घनत्व और उनकी क्रिस्टल जो होते हैं उनमें सब में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये सब विभिन्नता किस कारण से होती है? ये सब विभिन्नता जो होती है वह जहाँ पे वो खनिज पाए जाते हैं वहाँ की रासायनिक और भौतिक परिस्थितियों की वजह से होती है। यानी कि जहाँ की रासायनिक और भौतिक जो स्थितियाँ होती हैं वही इन खनिजों को विभिन्न तरीके से, मतलब विभिन्न तरीके के खनिजों का वहाँ पे निर्माण होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं खनिजों का वर्गीकरण। देखिए, यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है खनिजों का वर्गीकरण। यहाँ पर धात्विक और अधात्विक, यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज कौन से होते हैं? जो कि धातु होती हैं, जैसे कि लोहा धातु, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि लोह धातु, जिनमें यानी कि लोहे का अंश होता है, जैसे कि लोह अयस्क है, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट आदि, ये सभी जो है हमारे लोह धातु हैं। इसके अलावा देखिए, अलोह धातु जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि, ये सभी जो है अलोह, यानी कि ये धात्विक तो होते हैं लेकिन इनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इनको अलोह धातु कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, बहुमूल्य खनिज जैसे कि सोना, चांदी है ना, प्लेटिनम या हीरा, ये सब जो होते हैं बहुमूल्य खनिज में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अधात्विक खनिज, यानी कि जिनमें धातु नहीं होती है।
जैसे कि अभ्रक है, नमक है, पोटाश है, सल्फर है, चुनाश में चूना पत्थर है, संगमरमर और बलुआ पत्थर। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो होता है वो है ऊर्जा खनिज, यानी कि जिनसे हमें शक्ति मिलती है, जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है या प्राकृतिक गैस है, ये सब शक्ति के साधन हैं। तो ये सब भी ज़मीन के अंदर से ही प्राप्त होते हैं हमें, और ये सब जो है शक्ति देने वाले खनिज हैं, यानी कि ऊर्जा खनिज, इसलिए इनको बोला गया है ऊर्जा खनिज। अब देखिए खनिजों की उपलब्धता है ना, खनिज अयस्कों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जब ज़मीन के अंदर से जब खनिज निकलते हैं तो उनमें कुछ और भी तत्व या अवयव जो होते हैं उसमें मिले हुए होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। तो जब अयस्क में खनिजों का मिश्रण पर्याप्त मात्रा में होता है तब खनन का आर्थिक महत्व भी बढ़ जाता है। यानी कि खनिज सामान्यतः निम्नलिखित शैल समूह से प्राप्त होते हैं, यानी कि जितने भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं वो हमें शैलों से प्राप्त होते हैं। आपने छोटी क्लास में या जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में विशेष तौर से शैलों के बारे में पढ़ा होगा, आग्नेय शैल पढ़ा होगा, है ना, रूपांतरित शैल पढ़ा होगा। तो इन शैलों से क्या होता है, हमें खनिज मिलते हैं। देखिए जैसे कि आग्नेय या कायांतरित यानी कि रूपांतरित चट्टानें होती हैं, इनसे में जो है खनिज उनके जोड़ों में, दरारों व भ्रंशों आदि में पाए जाते हैं। फिर अवसादी चट्टानों के संस्तरों में भी इनके अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं। इसमें जैसे कि कोयला है, जिप्सम है, पोटाश है, नमक है, सोडियम आदि, ये सब हमें अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इस तरह से धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। बॉक्साइट का निर्माण चट्टानों के अपघटन से होता है, ठीक है। फिर है पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज मिल जाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि। इसके बाद देखिए महासागरीय जल होते हैं, महासागरीय जल में बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। सामान्यतः जैसे नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है एवं मैग्नीज है। महासागरीय जल में ये सब पाए जाने वाले खनिज हैं, यानी कि महासागर से भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं। अब देखिए रेट होल खनन क्या है। देखिए भारत सरकार कहीं कहीं पर क्या है कि अधिकांश जगह पर जो खनिज होते हैं वो राष्ट्रीयकृत होते हैं, यानी कि सरकार की अनुमति के द्वारा वहाँ पर खनन कार्य किया जाता है। किंतु लेकिन अभी भी उत्तर पूर्वी भारत के जो अधिकांश जगह है जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ पर अभी भी जहाँ पे खनिज निकलते हैं वहाँ पर लोगों का व्यक्तिगत स्वामित्व है, यानी कि लोगों का अपना अधिकार है वहाँ पर। तो मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। अब देखिए जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेट होल खनन कहते हैं। अब बात करते हैं खुली खदान। खुली खदान देखिए यह पृथ्वी पर खनिजों और चट्टानों का खनन करने की एक प्रमुख विधि है। इस विधि में क्या करते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी वाली परत है उसको हटाकर फिर मशीनों की सहायता से क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। अब जितने भी ये खनिज हैं इनको निकालने की अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था खुली खदान। इसके बाद है उत्खनन। देखिए जब खनिजों को धरातल के समीप से ही खोदकर निकाला जाता है तो उस विधि को हम बोलते हैं उत्खनन। इसके बाद बात करते हैं शैफ्ट युक्त भूमिगत खदान की, यानी कि कई बार क्या होता है कि कई 100 मीटर की गहराई पर, यानी कि जो खनिज हमें बहुत ज़्यादा गहराई पर मिलते हैं उनको हम शैफ्ट युक्त भूमिगत खदान द्वारा निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं लौह खनिज की। भारत में जो है लौह खनिज बहुत अधिक मात्रा में निकलता है यहाँ पर, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो भारत जो है लौह खनिजों की दृष्टि से एक धनी देश है। ये अपने देश की तो डिमांड पूरी करता ही करता है लोहे की, इसके अलावा ये निर्यात भी करता है। तो भारत में धात्विक खनिजों में के कुल उत्पादन का लगभग जो है 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा जो है वो लौह खनिज उत्पादन का है, यानी कि हमारे देश में जितना भी खनिज निकलता है उसका 3/4 भाग जो है वो लोहा निकलता है। अब देखिए लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क की विशाल मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि भारत में लौह अयस्क है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, और सबसे उत्तम किस्म का जो लोहा होता है वो होता है मैग्नाइट। ये सबसे सर्वोत्तम होता है और इसमें लगभग लोहे का जो प्रतिशत होता है वो 70% होता है। देखिए जो अयस्क होते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि ज़मीन से जो खनिज निकलते हैं उनमें और भी चीज़ें मिश्रित होती हैं, तो यहाँ पर ये इसलिए अयस्क का प्रयोग किया जाता है। और जब ज़मीन से निकाला जाता है तो देखिए इसमें जो मैग्नेटाइट है वो सबसे सर्वोत्तम प्रकार का जो है लौह अयस्क है, और इसमें लगभग 70% तक लोहा पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं देखिए हेमाटाइट। हेमाटाइट उद्योगों की दृष्टि से जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, और इसमें भी लगभग लोहा जो है 50 से 60% तक पाया जाता है।
अब देखिए भारत में लौह अयस्क की निम्नलिखित पेटियाँ, ये अलग अलग पेटियाँ दे रखी हैं भारत में। देखिए सबसे पहले ओडिशा झारखंड पेटी है, सेकेंड नंबर पे दुर्ग बस्तर चंद्रपुरी पेटी है, फिर बल्लारी दुर्ग चिकमलूर तुमकुरू पेटी है, ये कर्नाटक में है। उसके बाद है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा निम्न किस्म का जो है लोहा पाया जाता है। अब बात करते हैं हम मैग्नीज की। देखिए इसका प्रयोग इस्पात निर्माण के लिए किया जाता है। 1 टन इस्पात के निर्माण में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए जब इस्पात का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो है मैग्नीज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर 1 टन अगर हमें इस्पात तैयार करना है तो उसमें हमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसका प्रयोग जो है कीटनाशक दवाओं के लिए भी किया जाता है, वह विभिन्न प्रकार के पेंट में, ब्लीचिंग पाउडर में आदि को बनाने में किया जाता है। ओडिशा मैग्नीज का सबसे बड़ा ही उत्पादक राज्य है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर इस पेज पर आप ये मानचित्र देख रहे होंगे। इस मानचित्र में महत्वपूर्ण खनिज दे रखे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में बहुत सारे संकेत दे रखे हैं और ये जो आपका मैप है इसमें जो है बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे खनिजों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप इन साइंस के द्वारा पहचान सकते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस मैप को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा और फिर एक मैप, पॉलिटिकल मैप लेकर आप इसको भरिएगा। इसके बाद करते हैं अलोह खनिज। अभी मैंने बात करी थी लोह खनिज की। अलोह खनिज कौन से होते हैं? वो खनिज जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका तांबा। देखिए तांबे का उपयोग जो है बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रसायन उद्योग आदि में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों में से लगभग 52% तांबे का उत्पादन किया जाता है। अब सेकंड आता है हमारा बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट जो है बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का जो है खनिज अयस्क है। यह बहुत ही हल्की और विद्युत की कुचालक धातु होती है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो वायुयान निर्माण में, बिजली से संबंधित उद्योगों में, दैनिक जीवन में इन धातुओं का बहुत अधिक उपयोग होता है। भारत में बॉक्साइट जो है इसके अयस्क भंडारण जो है मुख्य रूप से अमरकटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ व बिलासपुर कटनी के पहाड़ी क्षेत्रों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, निकाले जाते हैं वहाँ से। ओडिशा बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इस राज्य के कोरापुट जिले में पंचपतमाली में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। अब देखिए आप इधर एक मैप और आया आपका। इस मैप में हम प्रमुख बॉक्साइट की खानें देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो संकेत में यहाँ पर इस वाले मैप में आपको केवल बॉक्साइट के क्षेत्र दिखा रखे हैं जहाँ से बॉक्साइट निकलता है। तो बच्चे आप लोग जो हैं इस मैप को भी एक पॉलिटिकल मैप लेकर उसमें इसको फिल कर लेना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है कि एल्यूमिनियम की जब खोज हुई थी तो उसके बाद जो सम्राट नेपोलियन तृतीय ने क्या करा था, अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम के बने हुए हुक व बटन को ये पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को ये एल्यूमिनियम के ही बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को ये सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास भी एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अधात्विक खनिज की, यानी कि जिनमें धातु पाई ही नहीं जाती है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है आपका अभ्रक। देखिए अभ्रक जो है अभ्रक प्लेटों के रूप में अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन यानी कि स्थिरीकरण या परत के रूप में ये आसानी से मिल सकता है। फिर अभ्रक जो है पारदर्शी होने के साथ साथ कैसा होता है, काले, हरे, लाल, पीले व भूरे रंग का भी हो सकता है। इसका उपयोग जो है विद्युत उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उद्योगों में, रेडियो में व टेलीफोन आदि में किया जाता है। फिर है इसका उपयोग जो है इसके अलावा जो है औषधियों में भी किया जाता है, औषधियों के निर्माण करने में किया जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी पठारी किनारों में, बिहार और झारखंड की कोडरमा हजारीबाग पेटी में ये पाया जाता है। राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में तथा आंध्र प्रदेश की नेल्लौर अभ्रक पेटी से होता है, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ अभ्रक निकाला जाता है। अब है चट्टानी खनिज, यानी कि जो चट्टानों से निकलते हैं। देखिए इस प्रकार के खनिज जो हैं इसमें चूना पत्थर जो है वो मुख्य खनिज है जो कि चट्टानों से निकलता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट व मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर
जो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। यह पठार आर्कियन, ग्रेनाइट, कोलाराइट, बेसाल्ट और नीस चट्टानों से निर्मित है। इस पठार के उत्तर व दक्षिणी सीमावर्ती हिस्सों पर कहीं कहीं पर धारवाड़ चट्टानें भी मिलती हैं। भूगर्भिक दृष्टि से बहुत अधिक विभिन्नता रखने के कारण इस पठार की नसों में खनिजों की अधिकता व विभिन्नता देखने को मिलती है तथा यहाँ पर जो है ये जो छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर जो है बहुत प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कि तांबा है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, चीनी मिट्टी, लोह अयस्क, क्रोमाइट, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, यूरेनियम, डोलोमाइट, मैग्नीज और सोना आदि सम्मिलित हैं। थैंक यू।